नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कैरियर एज। ये है हमारी इकोनॉमिक्स एमसीक्यू लेक्चर 1, जहां हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंसेप्ट्स जो आरबीआई, बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे के लिए और अदर्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जिसमें हम लोग आज का टॉपिक जो नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इस लेक्चर में अराउंड 40 क्वेश्चन होंगे, जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ रूरल एंड अर्बन सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ हैवी एंड स्मॉल इंडस्ट्री, एंड लास्ट है बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सेक्टर। तो इसमें से मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है तो समझते हैं पहले। इकोनॉमी मेनली 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? तो एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो ये मार्केट ओरिएंटेड होता है। दूसरी बात, ये प्रॉफिट मेकिंग होता है, मीन्स कि ये प्रॉफिट के लिए काम करेगा। ऑन द अदर हैंड सोशलिस्ट के बारे में बात करें तो ये कंप्लीट कंट्रोल किसका रहता है? गवर्नमेंट का। तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। और दूसरी बात, जैसे एग्जांपल इसका अगर लें तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि कंट्री में अगर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है या स्कीम्स के द्वारा पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, फार्मर्स को 6000 पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, ये सारा क्या है? पब्लिक वेलफेयर का काम कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सोशलिस्ट के अंदर बिलोंग करेगी। एग्जाम्पल अगर बात करें तो यूएसएसआर यानी कि रसिया और यहाँ पे यूएसए। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जहाँ पे दोनों साथ में वर्क करती है, तो उस केस में हम सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट को मिक्स करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा हमारा क्वेश्चन का कि एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ। पब्लिक और प्राइवेट किस बेसिस पे बताया गया है कि 2 टाइप्स का होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किस टाइप से सेक्टर बटा हुआ है। एक आता है हमारा नेचर ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी नेचर में अगर सेक्टर की बात करें तो मेनली 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं और टर्शियरी को सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इसमें जो लोग जॉब करते हैं उसे हम लोग रेड कॉलर जॉब के नाम से संबोधित करते हैं, और जो सेकेंडरी है वो ब्लू कॉलर जॉब और जो टर्शियरी है वो वाइट कॉलर जॉब। एग्जाम्पल हम लोग इजीली कर सकते हैं कंसीडर कि प्राइमरी में जो भी फिशिंग होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होता है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगता है, और टर्शियरी में जो सर्विस यहाँ पे बात हो रही है तो वो मेनली यहाँ पे हो गया। इसके अलावा एक सेक्टर और होता है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर जो नॉलेज बेस्ड एंड टेक्निकल स्किल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? तो जो टीचर्स कंसीडर होंगे वो नॉलेज बेस्ड में आ जाएंगे, तो क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर बिलोंग करेंगे। तो ये नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पे हुआ। दूसरा हमारा है वर्किंग कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और लास्ट एक और है
एसेट ऑनरशिप के आधार पे हम एक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किस बेसिस पे होता है। तो ऑप्शन में क्या है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन नहीं होगा, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ऑनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेज। तो यहाँ पे ऑनरशिप की बारे में बात हो रही है, उद्यमों का स्वामित्व। तो उसके आधार पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3rd नंबर, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन ड्यूरिंग लास्ट डिकेड। लास्ट डिकेड में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में हुआ है। ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी और माइनिंग। तो इसका आंसर टर्सरी सेक्टर होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में अभी अराउंड 16 to 18% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। कितना, 16 to 18%। सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से आता है उसमें 28 to 30% आता है। और जबकि टर्सरी के बारे में बात करें जो सर्विस सेक्टर है, इसमें 52 से 55% जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, टर्सरी सेक्टर का है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है पहला ऑप्शन में। दूसरा है पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट एलॉन्ग विथ प्राइवेट सेक्टर। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड विथ हैवी डोज ऑफ स्वदेशी इन नेशनल इकोनॉमी। और लास्ट है सेंटर एंड स्टेट आर इक्वल पार्टनर इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो जैसा कि अभी हमने बताया था ऊपर कि मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में काम करती है, वर्क करती है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो पब्लिक और सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को हम लोग को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। एग्रीकल्चर इनकम किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, किस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन में आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और कमोडिटी फ्लो मेथड। तो यहाँ पे याद ये रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट किया जाता है आउटपुट मेथड से। तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु कॉइन्ड द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किसने टर्म कॉइन किया। ऑप्शन है AK सेन, कृत S पारेख, राजकृष्ण और लास्ट है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो आंसर इसका C है, राजकृष्ण। इसके बारे में कहानी ये है कि 1950s जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो उसके बाद कंट्री में पॉवर्टी काफ़ी होती है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री वगैरह उतना नहीं लगता है, जो कि कंटिन्यू 1970s तक रहता है। और उस टाइम पे ये देखा जाता है कि जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 3 to 3.5% ग्रो कर रहा है। और पॉपुलेशन भी कितना, 2 से 3% ग्रो कर रहा है। तो उसी आधार पे जो इकोनॉमिस्ट राजकृष्ण हैं उन्होंने एक डिस्क्राइब करने के लिए हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट डिस्क्राइब किया और ये बहुत पॉपुलराइज हो गया, जिस वजह से ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी बोला जाता है। नेगेटिव सीक्वेंस में इसको हम कंसीडर करते हैं। तो याद रखना है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अगर बोला जाए इंडियन इकोनॉमी में तो इकोनॉमिक्स राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। और ये जनरली नेशनल इनकम में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है या पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो स्थिर है, बहुत हाईली नहीं बढ़ रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं हिंदू ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज। इसमें से ऑप्शन है हमारा 4। तो इसको हम पहले समझते हैं कि जीडीपी से रिलेटेड जो फॉर्मूला बनता है हमारा उसमें कौन कौन सा आता है। तो 2-3 इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है नेशनल और डोमेस्टिक में। एक हम पढ़ते हैं जीएनपी और एक पढ़ते हैं जीडीपी। तो जीएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। अब इसी को हम लोग डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए बोलते हैं। क्या मतलब वो इसका, जीडीपी में जब हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करते हैं तो हमारा जीएनपी निकलता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या है, तो कितना पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है जो फॉरेनर लेके जा रहे हैं और कितना पैसा आउटसाइड कंट्री से इंडियंस लेके आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होता है। इसमें रिमिटांस वगैरह वन वे पेमेंट जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरह से नेशनल अगर बारे में बात करें तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए होता है। दूसरा एक और टर्म समझना है हमें कि नेट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है।
नेट के बारे में पूछा जाएगा तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। और एक और टर्म है, अगर मार्केट प्राइस पूछा जाता है, मार्केट प्राइस पूछा जाता है तो होता है हमारा क्या, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये होता है हमारा मार्केट प्राइस। क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी अगर प्रोडक्ट है, लेट से एक गुड्स प्रोड्यूस हुआ तो जिसका फैक्टर कॉस्ट कितना है, 70 रुपीज़ है, और इसमें टैक्स कितना लगा, लेट से 40 रुपीज़, लेकिन गवर्नमेंट इसमें 10 रुपीज़ का क्या देती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा इसका, 100 रुपीज़ होगा। तो ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। इसी के आधार पे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है। इसके अलावा अब इसी को हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसके बारे में, इसके अलावा एक और है कि अगर हम बात करें यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ से फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बारे में बात करें तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करेंगे तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो कि हम लोग नेशनल इनकम से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। कैसे हुआ ये, यहाँ पे बात हो रहा है क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट के बारे में हमने क्या बताया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हो गया नेट के लिए। नेशनल के लिए क्या बताया हमने, नेशनल के लिए डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो ये डोमेस्टिक तो है ही, इसमें हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो हमारा नेशनल हो गया। और हमारा ग्रॉस से फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या है, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं और सब्सिडी प्लस करते हैं। तो इस तरह से हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ये कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर हम पूछा जाएगा ये वाला, अब यहाँ पे क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट करेंगे तो जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ऑप्शन देखते हैं, जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो हमारा 7 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन ही क्या दिख रहा है यहाँ पे सही है। क्यों, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो वही हमारे यहाँ ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसको याद करेंगे, इसको रिवीजन करेंगे तो थोड़ा समझ में आ पाएगा। इसमें मेन 3 है, एक नेशनल, एक नेट और एक जीएनपी मार्केट प्राइस, ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 याद रहता है तो उसी के आधार पे हम कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। नेशनल इनकम से क्या डिवाइड करते हैं, जो हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, एरिया ऑफ द कंट्री, वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल। तो आंसर इसका टोटल पॉपुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिली का पर कैपिटा इनकम निकालना हो, लेट से 5 मेंबर है किसी फैमिली में, तो अब लेट से इनकम 1 लाख रुपीज़ है, तो 1 लाख रुपीज़ में अगर 5 फैमिली मेंबर है तो 5 से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम 20,000 होता है। सिमिलरली जो कंट्री का इनकम है, कंट्री का इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। तो नेशनल इनकम में टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर, गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन ए ईयर, फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है एक साल के अंदर, वही हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू। अभी हमने देखा था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक टर्म क्या था, नेट
निकालने के लिए ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस नेट। क्वेश्चन क्या है, डेप्रिसिएशन इक्वल टू, तो हमने देखा कि नेट को हम निकालते हैं कब, जब हम ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। तो डेप्रिसिएशन बराबर क्या हो जाएगा, ग्रॉस माइनस नेट। कौन सा है इसमें, ग्रॉस माइनस नेट डेप्रिसिएशन का, जीएनपी माइनस नेट, वही है ग्रॉस माइनस नेट। तो आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इन नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है। नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड। तो हम जानते हैं कि इन जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। इन्वेस्टमेंट मेथड कोई मेथड यहाँ पे नहीं होता है। तो अब तीनों मेथड को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है, तो इनकम मेथड में जो भी कंट्री के लोग हैं, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फर्म है, सारे के इनकम को ऐड करके जो हम कैलकुलेट करेंगे वही हमारे इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहला हाउस होल्ड्स, इनका क्या होगा, सैलरी होता है या अर्निंग्स हो सकता है। गवर्नमेंट कहाँ से इनकम आता है, तो रेंट से आती है या फिर टैक्सेस वगैरह वसूलती है। तीसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कैसे अर्न करती है, तो इंटरेस्ट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और लास्ट है फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करती है, इनकम। तो इन चारों को जब हम लोग क्या करेंगे, समेशन करेंगे, समेशन ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा, जीडीपी इनकम मेथड से फाइंड हो गया। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें क्या होगा, हाउस जो भी लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फर्म, उनका एक्सपेंडिचर जहाँ जहाँ हो रहा है उसके मेथड से निकालते हैं। तो हाउस होल्ड कैसे करती है, तो ये कंजम्पशन करती है, कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करेंगे। दूसरा है गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अलग अलग जगह पे, इसको जी से डिनोट करेंगे। तीसरा है हमारा फर्म्स, ये कैसे करती है, इन्वेस्टमेंट करती है खर्च के रूप में, तो आई हो गया। और नेक्स्ट है हमारा फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट ये क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, और ये क्या है, इंपोर्ट। तो इस तरह से एक फॉर्मूला आता है, y इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। ये हमारा फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करने का आता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, केन्सियन फार्मूला। जेएम कीन्स के द्वारा ये फार्मूला दिया गया था जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये यहाँ पे याद रखना है कि कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और प्लस एक्सपोर्ट माइनस नेट, मतलब एक्सपोर्ट क्या हो रहा है तो वो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करना। एंड लास्ट मेथड है तीसरा, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड जिसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड। इसमें कैसे होता है, तो इसमें जो भी फाइनल गुड्स का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। फाइनल गुड्स एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। लेट्स से कि टोमेटो है, तो टोमेटो अगर डायरेक्ट कंजम्पशन में वेजिटेबल्स के साथ अगर कंजम्पशन कर रहे हैं तो दैट इज़ फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर टोमेटो केचप अगर बनाना है, सॉस बनाना है, तो उस केस में वो इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज होगी, ना कि फाइनल प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स टोमेटो हो जाएगी, लेकिन अगर कंजम्पशन हम लोग करते हैं उसको तो वो फाइनल गुड्स के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस है। तो ये थर्ड मेथड हो गया, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ये प्रोडक्शन मेथड।
तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन सा मेथड नहीं है, तो वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। बाकी दो मेथड और हमने इनकम और एक्सपेंडिचर का देखा। एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला है इसमें, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी ऑफ ए कंट्री क्या होगा। ऑप्शन में क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। दूसरा है जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। अभी हमने देखा यहाँ पे नेट नेशनल पूछा जा रहा है और यहाँ पे नेशनल दिया हुआ है, तो ग्रॉस से हम कैसे कैसे रिलेशन रखते थे, तो एनएनपी बराबर यहाँ पे हो जाएगा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारा नेट निकलता है। ये फार्मूला अभी हमने ऊपर देखा था, तो आंसर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में डिफिनेशन के बारे में बताना है। तो ऑप्शन है, नेशनल इनकम मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट अर्न, मनी अर्न गवर्नमेंट करती है ओनली थ्रू डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से। दूसरा है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टॉक्स हेल्ड बाय कंट्री, जो भी स्टॉक्स है उसको हेल्ड करती है तो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो नेशनल इनकम होता है, ये भी रॉन्ग है। दिस इज द मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस टर्न आउट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। बिना डुप्लीकेशन के जो भी कमोडिटीज और सर्विस टर्न आउट होती है वो हमारा वॉल्यूम मेजर किया जाता है, तो वो नेशनल इनकम हमारा हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किससे इक्विवेलेंट है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अभी हमने सबसे ऊपर देखा था जो बताया था कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। तो यहाँ से आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। मेन सोर्स क्या है नेशनल इनकम का, तो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का होता है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सर्विस सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा कि 1970s में, पार्टिकुलर 1978 में प्रोफेसर इकोनॉमिक्स थे, वो क्या किए थे, तो टर्म को इंट्रोड्यूस किए थे और किसके लिए, तो ये नेशनल इनकम के रिगार्डिंग एसोसिएट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सर्विस सेक्टर में कौन कौन सा इंक्लूड होता है। ऑप्शन है हमारा, माइनिंग एंड क्वायरिंग नहीं होगा, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ये एग्रीकल्चर का हो गया, माइनिंग भी उसी में चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, होटल्स। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 4 नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो 2 एंड 3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट टाइम पे नेशनल इनकम को एस्टिमेट कौन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। और एक बुक था उनका बहुत फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसमें यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम के बारे में बताया और रफली 20 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम बताया गया था ओनली, कितना 20 रुपीज़। नेक्स्ट है, एज द इकोनॉमी डेवलप द शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन जीडीपी। जैसा कि हमने बताया कि सबसे ज़्यादा ग्रो किसका होता है, टर्सरी सेक्टर का, तो इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एन इकोनॉमी द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज, ये फार्मूला आ गया। अभी हमने देखा था एक्सपेंडिचर मेथड में कि जो भी कंजम्पशन होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है और इन्वेस्टमेंट होता है, और उसमें नेट एक्सपोर्ट जो x माइनस एम, वही हमारा क्या होगा, फार्मूला होता है एक्सपेंडिचर मेथड का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21, जो कि है द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ इज, क्या होगा इसमें कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा रियल इनकम। क्वेश्चन नंबर 21 में जीडीपी यहाँ पे आंसर है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर कैपिटा इनकम जो होता है उससे मेजर एप्रोप्रिएट होता है। कैसे, जीडीपी एक स्टैंडर्ड मेजर होता है कंट्री का टोटल इनकम आउटपुट बताने के लिए, और ये मेजर करता है आउटपुट, लेकिन पॉपुलेशन साइज को इग्नोर करता है और जो प्राइस चेंज हो रहा है उसको भी नहीं बताता है, कौन, जीडीपी। तो इसलिए यहाँ पे ये एप्रोप्रिएट मेजर नहीं है। और पर कैपिटा रियल इनकम जो है वो एक वाइडली कंसिडर्ड मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन साइज
जो होता है वो जीडीपी ग्रो करने के बावजूद पॉपुलेशन ग्रो फास्टर रेट से हो रहा है, लेकिन एवरेज सिटीजन का पुअर होना ये डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम के वजह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट मेजर्स इकोनॉमिक ग्रोथ का हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स। फिर से क्वेश्चन आया कि नेशनल इनकम रिप्रेजेंट क्या करता है इसमें। तो द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ये फार्मूला के माध्यम से हम देखेंगे। तो नेशनल इनकम ये हो गया जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ये अभी अब फार्मूला हमने पीछे देखा है नेशनल इनकम का, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। अभी हमने बताया कि सर्विस सेक्टर में 52 से 55% अराउंड कंट्रीब्यूशन होता है, इंडस्ट्री का 28 से 30% और एग्रीकल्चर का 16 to 18%। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 23 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है कि जीडीपी हैज़ इंक्रीज बाय 4 times इन लास्ट 10 ईयर और परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी हैज़ डिक्लाइन इन लास्ट 10 ईयर्स। मतलब बोल रहा है कि 10 साल में 4 टाइम जीडीपी ग्रो हुआ है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा है परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी डिक्लाइन हुआ है 10 साल में, ये भी गलत है। तो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो आंसर नाइदर 1 nor 2 हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज। जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस प्लस सब्सिडीज। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा आउटपुट मेथड से हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जब उसमें टैक्स माइनस करते हैं और सब्सिडीज ऐड करते हैं तो वो हमारा आउटपुट मेथड से जीडीपी निकलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी कॉज ऑफ पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन। पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन होने का क्या रीज़न है। तो पर कैपिटा इनकम का क्या फॉर्मूला था कि टोटल जो इनकम होता है कंट्री का उसमें पॉपुलेशन से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि पर कैपिटा इनकम प्राइमरी कॉज क्या है उसका कम होने का। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा तभी ना पर कैपिटा इनकम घटेगा, अगर इनकम नहीं बढ़ रहा है तो आंसर यहाँ पे क्या होगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड्स 2 टर्म। 2 टर्म दिया गया इन 3 केसेस, 2 टर्म सेम है लेकिन एक में डिफरेंस है, वो बताना है। फर्स्ट में नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस यही है कि नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर पे निकलता है, करंट प्राइस पे निकलता है, और रियल जीडीपी क्या है वो कांस्टेंट प्राइस पे या फिर बेस प्राइस पे निकलता है। तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी को हम करंट प्राइस से जोड़ के देखते हैं तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा यहाँ पे है रियल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी वो बेस प्राइस और करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस से निकलता है, तो ये भी सही हो गया। तीसरा है बेस पीरियड और रेफरेंस पीरियड, सेम चीज़ है क्योंकि बेस पीरियड अभी कंट्री का और रेफरेंस पीरियड दोनों सेम होता है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर बात करें रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर का तो ये दोनों 2 टर्म है, तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा, जो कि डिफरेंस है। कैसे? जीडीपी डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो इसका जीडीपी डिफ्लेटर रियल जीडीपी से एक रिलेशन रखता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम इफ नेशनल इनकम इज 10,000 करोड़ एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 2,000 करोड़। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो अभी हमने NFIA से रिलेटेड एक फार्मूला देखा था। क्या था फार्मूला? कि नेशनल बराबर डोमेस्टिक प्लस NFIA। शुरू में ही हमने देखा था कि अगर हम GNP के बारे में बात करते हैं तो GDP प्लस NFIA होता है, यही था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है डोमेस्टिक इनकम पूछा जा रहा है, मतलब ये पूछा जा रहा है, तो GNP माइनस क्या हो जाएगा GDP बराबर क्या हो जाएगा GNP माइनस NFIA। GNP कितना दिया हुआ है 10,000
NFIA 2000, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8000 करोड़। 28 का आंसर 8000 करोड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या होता है? इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड आफ्टर टैक्स एंड अदर डिडक्शन। टोटल इनकम अर्न बाय बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन इन एन इकोनॉमी। इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल थ्रू देयर ऑन बिजनेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। टोटल इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड बिफोर टैक्स एंड अदर डिडक्शन। मतलब टैक्स और डिडक्शन के पहले जो इनकम होता है वही पर्सनल इनकम होता है, ये याद रखना है। और जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आफ्टर टैक्स एंड डिडक्शन, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डिस्पोजेबल इनकम। मतलब जो भी टैक्स हो गया, डिडक्शन हो गया, वो कट के जो पैसा बचता है वो हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोला जाता है। तो याद रखना है इसमें। लेकिन आंसर यहाँ पे क्या है कि टैक्स और डिडक्शन होने से पहले जो इनकम अर्न होता है उसी को हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग ऑफ द टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी। तो इसमें आंसर पूछा जा रहा है कि किस मेथड से इनकम को टोटल स्पेंडिंग के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। तो स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर मेथड हमने अभी 3 मेथड देखा था, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे स्पेंडिंग किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें रिकॉग्नाइज करना है फाइनल गुड्स वाइल एस्टिमेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फाइनल गुड्स इसमें कौन कौन सा है ये बताना है। व्हीट परचेज फॉर मेकिंग रोटी इन ए हाउस, घर पे रोटी बनाने के लिए जो व्हीट परचेज किया जाता है वो एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा है व्हीट परचेज फॉर मेकिंग रोटी इन होटल, होटल में बनाने के लिए। तो अब जो हमने क्या बताया था टोमेटो के केस में कि अगर हम उसको पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं घर पे तो वो हमारा फाइनल गुड्स होता है, लेकिन अगर उसी को टोमेटो केचप बनाते हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पर्सनल यूज हो रहा है तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस हो गया, और होटल में यूज हो रहा है तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, तो जो कि आंसर नहीं होगा फाइनल गुड्स। तीसरा है टी बैग्स यूज टू मेक टी इन हाउस, हाउस में बनाने के लिए, और एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंटीन में बनाने के लिए। तो आंसर कौन होगा? हाउस वाला। तो 1 और 3 आंसर हो गया हमारा, जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट गिवन इन द फॉलोइंग डाटा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या बताए थे अभी फॉर्मूला? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर था जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या है, मार्केट प्राइस कितना है 600 करोड़, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया जा रहा है तो 200 करोड़, और सब्सिडीज कितना मिल रहा है तो 50 करोड़। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 600 में 200 गया 400 प्लस 50 450 करोड़। तो आंसर डी हो गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या होता है समटाइम्स एक्स्ट्रा दे दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो अगर हमें फॉर्मूला पता रहेगा तो हम इजीली आंसर निकाल पाएंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड डैश प्राइस डिफ्लेटर। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसको हम लोग इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 अरेंज द फॉलोइंग मेथड नेशनल इनकम इन करेक्ट सीक्वेंसेस। तीनों अभी हमने देखा है, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। इसका सीक्वेंस क्या है मेथड को मेजर करने के लिए? तो हम लोग इसमें याद रखना है कि सबसे पहला मेथड वैल्यू मेथड को हम लोग कंसिडर करते हैं, दूसरा हम लोग इनकम मेथड को करते हैं, और तीसरा हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड को करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 132 नंबर 4। तो ये याद रखना है, ये न्यू क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट है कि डिसइन्वेस्टमेंट अडॉप्ट किया जाता है एज ए टूल प्राइवेटाइजेशन के लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट को कौन सा डिफाइन कर रहा है टर्म? इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग्स, दूसरा है सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, परचेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज बाय द गवर्नमेंट, सेल ऑफ पब्लिक एसेट टू द फॉरेन गवर्नमेंट। तो पहले समझना है कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में डिफरेंस क्या है। लेट्स से कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, LIC का 6.5% शेयर गवर्नमेंट ने क्या किया मार्केट में लिस्ट किया ऑफर फॉर सेल के लिए, और ऑलरेडी 3.5% ऑलरेडी IPO लाया था 2022 में। तो यानी कि अब गवर्नमेंट का स्टेक LIC में कितना रहा है 90%। तो 10% जो है वो क्या है डिसइन्वेस्टमेंट है। 10% क्या हो गया वो डिसइन्वेस्ट कर चुकी है, मतलब पब्लिक के लिए
मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया कंपनी, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया उसका। तो यहाँ याद ये रखना है कि सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जो भी गवर्नमेंट सेल करती है वही हमारा क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में उसका परसेंटेज घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, ट्रांसबाउंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी एंड डेप्रिसिएशन आर इंक्लूडेड इनटू अकाउंट द एग्रीगेट मेजर इज नॉन एज। अब यहाँ पे ट्रांसबाउंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर बारे में बात हो रहा है तो ये नेशनल इनकम के बारे में बात होता है। नेशनल इनकम बोले तो जहाँ पे डोमेस्टिक नहीं, नेशनल के बारे में बात हो, और नेशनल जब बात होता है तो नेशनल इक्वल टू, अभी हमने पीछे बताया था क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड डेप्रिसिएशन आर इंक्लूडेड इनटू अकाउंट द एग्रीगेट मेजर इन नॉलेज। इसे हम GNP बोलते हैं, याद रखना है इसको कि ट्रांसबाउंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में जब बात होता है तो हम लोग GNP के नाम से कंसिडर करते हैं इसको। नेक्स्ट है 37, इसमें से पूछा जा रहा है कि नेशनल इनकम के लिए कौन सा इनकरेक्ट है। ये भी सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, GDP एट मार्केट प्राइस इंक्लूड डेप्रिसिएशन, सही है। GNP बराबर दिया हुआ है GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी सही है। तीसरा है हमारा यहाँ पे NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो नेट हो जाएगा, ये भी सही है। पर्सनल इनकम इज ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम, ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। तो समटाइम्स पर्सनल इनकम भी नेशनल इनकम से ज़्यादा हो सकता है, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो आंसर 37 का D हो गया। नेक्स्ट है 38, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर अभी हमने देखा था पीछे किस आधार पे तय होता है, तो ये ऑनरशिप के आधार पे तय होता है, ठीक है। नेचर ऑफ एक्टिविटी में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी देखा था। वर्किंग कंडीशन के आधार पे हम लोग ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखा था। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए सही नहीं है, तो नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम वर्क, सही बात है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसका कोई प्रोविजन नहीं बना हुआ है। दूसरा है देयर इज ए प्रोविजन फॉर पेड लीव, गलत है ये, पेड लीव का कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। अनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट, ये सही है, क्यों, क्योंकि ये अनसिक्योर है, मतलब अगर काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज नो डेवलपमेंट होता है, मतलब कोई इनकम नहीं होता है। और लास्ट है लार्जली और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, आउटसाइड होता है, तो ये भी सही है, तो आंसर यहाँ से 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक रिसर्च आर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। अभी हमने देखा था इसमें कि पीछे एग्जांपल कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के अलावा एक क्वाटरनरी सेक्टर होता है, जो कि किस लिए होता है, तो नॉलेज बेस्ड टेक्निकल स्किल, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये टेक्निकल स्किल है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्वाटरनरी एक्टिविटीज या क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर कंसिडर किया जाता है, तो ये यहाँ पे याद रखना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का। अभी हम लोग ये MCQ का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, तो ये कंटिन्यू अभी जारी रहेगा। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो भी MCQ सीरीज है, MCQ में क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक वाइज, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अगर चैनल पसंद में आता है और जो भी एक्सप्लेन किया गया है वो अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।